हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग क्लास 6 का 10वां अध्याय जो कि एसएसटी का होता है उसको हम लोग देखेंगे। ये बिहार बोर्ड बुक्स का शॉर्ट नोट है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। साथ में अध्याय के लास्ट में जो अंत में पूछा गया कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीका से उस पर डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये अध्याय पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ढेर सारा वीडियो देखने को मिलेगा और इससे पहले जो 9 अध्याय तक हो चुका है उसका भी वीडियो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला जो ये हमारा देखेंगे कि ये अध्याय का नाम है शहरी एवं ग्रामीण जीवन। ये हमारा क्लास 6 का एसएसटी का है, ठीक ना। एसएसटी का बुक का है और उसको हम लोग देखेंगे। देखिए बोला गया कि लोहा के औजार जो है 2500 वर्ष में जो है पूर्व से क्या हो गया 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में बनने लगे। जैसे हमारा पूरा पाषाण काल चला, फिर मध्य पाषाण काल चला, फिर पाषाण काल चला, उसके बाद चला ताम्र पाषाण काल। ये हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है उसमें जाके हमको आपको इसमें देखने को मिला कि शहरी और जब ग्रामीण जीवन हम लोग का जब देखेंगे तो जब मानव जो है अस्थाई निवास करने लगे थे तब वहाँ पे लोहे की हुई खोज। और जब लोहे की खोज हुई तो लोहा की खोज जो है वो क्या किया, हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ और हमारे आदमी के लिए जो क्या हो गया एक क्रांति के रूप में लोहा का हो गया। तो लोहा की जो है कुल्हाड़ी और खेतों की जुताई के लिए फाल का निर्माण किया। वो जो जिससे हम लोग हल जोतते हैं, है ना, उसको फाल कहते हैं। पहले लकड़ी और पत्थर के कांसे के औजार हुआ करते थे। हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि पहले पाषाण काल का अर्थ क्या होता है, पत्थर का काल। तो जब पत्थर का काल चलता था तो लकड़ी के साथ पत्थर करके उसको बनाया जाता था। अब वो होता क्या था कि वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है या फिर उसमें पकड़ नहीं हो पाता था पत्थर और लकड़ी के बीच में। जब लोहा आ गया तो लोहा पत्थर से ज़्यादा मजबूत भी होने लगा, साथ साथ में वो एक दूसरे को पकड़ और साथ में ले जाने में भी क्या हो जाता था, आसानी होने लगा था। लेकिन जंगलों को साफ नहीं कर पाते थे, किससे, पत्थर के औजारों से। लोहे का आविष्कार से कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। तो यहाँ तक हम समझ गए कि लोहे का खोज हो चुका है। अब लोहे का जो खोज हुआ तो इसके कारण हमारे जो है कृषि पर क्या क्या प्रभाव पड़ा और मानव जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें देखा जाएगा कृषि का मुख्यतः जो है पहले मानसून पर निर्भर करती थी कि एकदम पूरा कि मानसून आएगा उसके बाद बारिश होगी, उसके बाद हमारा कृषि कार्य पूर्ण रूप से हो पाएगा। सुखाड़ के समय जो है पानी के अभाव में फसल क्या होता था, सूख जाता था। सिंचाई की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से ही की जाने लगी थी और रेहत का प्रयोग पहले होता था। नहरों, कुओं और तालाबों का उपयोग इसी काल में शुरू हो गया था। तो अगर बात किया जाए कि नहरों, कुओं और तालाबों का जो काम शुरू हो गया था इसी काल में शुरू हो गया था, ठीक है। तब क्या हुआ, एक तो लोहा का आविष्कार हो गया, उसके बाद हम लोग नहरों का, कुओं का, इस सब का जो सिंचाई के लिए, तो हमारी कृषि में जो क्रांति होगा ही। अब देखिए राजाओं ने भी सिंचाई के लिए झील और नदियों से नहरें बनवाने लगे। सिंचाई और औजार से कृषि क्षेत्र की आमदनी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। रोजगार भी मिलने लगे, राजाओं को धन प्राप्त होने लगे। तब जब राजाओं को धन प्राप्त होने लगे तो महल बनाने और सोना रखने के लिए धन का काम आने लगा और राज क्या हो गया, बहुत सक्षम और मजबूत हो गया। और क्या होने लगा, गांव में देखिएगा तो भिन्नता थी। गंगा नदी के गंगा जो घाटी के गांव थे उनके नज़दीक जो है क्या होने लगे,
घनी आबादी के साथ साथ वहाँ पे पहले जो पहाड़ी होती थी ना, उस पे क्या होने लगा, उसको उसको जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस इलाके में, गांव में दूर दूर तक जो है आबादी यहाँ पे आने लगी, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे दूर दूर तक क्या हुआ, गंगा घाटी के नजदीक जो है घनी आबादी थी। घनी आबादी मतलब ज्यादा आबादी थी, जबकि पहाड़ी इलाकों में, गांव में दूर दूर और विरल आबादी थी। जब पहाड़ी इलाका का बात कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत दूर दूर में आदमी क्या होता था, बसता था। इसका कारण ये है कि सबसे पहले आदमी की जरूरत होती है पानी, है ना। तो आप जब भी आप देखिएगा वैदिक काल में या फिर आदि पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल का नव पाषाण काल, जब भी आप देखिएगा प्राचीन काल का, तो सबसे पहले नदी के तट पर ही आदमी बसता है ना। तब ना सिंधु घाटी नदी के हम लोग पढ़ते हैं, तो सिंधु नदी के समीप क्या हुआ था, वो बस गए थे आके। अब देखिए गांव के प्रभावशाली व्यक्ति कौन था, मुखिया था, जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद वंशानुगत था। ये जो है, अगर किसी का पिताजी अगर बना हुआ है तो उसका बेटा भी ही भोजक बनेगा। जिसके पास जमीन अधिक थी वे दास और गुलाम रखकर खेती करते थे और राजा के लिए कर असूल करते थे। टैक्स जो है यहाँ पे वही असूल के देता था। छोटे किसान जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें दास, कर्मगार और जो दूसरे के जमीन पर मजदूरी करते थे, ये लोग क्या करते थे, दूसरे के जमीन पर मजदूरी करते थे और अपना जो है एक खास रकम जो कि मजदूरी के रूप में मिलता था उसको लेते थे, या फिर उसी के अनाज के रूप में कुछ लिया जाता था। दक्षिण भारत में बड़े किसानों का बेबाल और छोटे किसानों को उनवार और भूमिहीन को क्या कहता है, मजदूर वर्ग में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा दासों को जो है केदेशियार कहा जाता था। यहाँ पे आपको हो सकता है कि पूछ दे कि दक्षिण भारत में जो किसान को क्या कहा जाता था, तो बेल्लाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो बड़े किसान होता था उसको बेल्लाल और छोटे किसान को उनवार कहता था। ठीक है, और भूमिहीन मजदूर को, यहाँ पे भूमिहीन जो होता था उसको मजदूर वर्ग और दास जो होता था उसको केदेशियार कहा जाता था। तो ये किसी नाम से सूचित किया जाता था। बड़े गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर सभी मिलजुल कर रहते थे, एक साथ आपको सब एक गांव में मिल जाता था। अब देखिए पुरातात्विक अवशेष से हमें शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि पुरातात्विक अवशेष क्या होता है। देखिए पुरातात्विक अवशेष वो है जो किसी खुदाई के तहत हमको कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे पता चले कि उस राजा के समीप में ऐसा कार्य होता था, या कोई ऐसा ऐतिहासिक चीज मिल जाए जिससे हमें पुराने कालखंडों के बारे में जानकारी मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातात्विक अवशेष। शहरों की अलग अलग विशेषताएं थी, हर एक शहर का अलग अलग विशेषताएं थी। शहरों की किलाबंदी होती थी, जैसा कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी जो बाहरी दीवारों से घिरी हुई थी। पहले लोग व्यापार में वस्तु विनिमय करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे। फिर उसे सिक्कों का प्रचलन हुआ। फिर विदेशी शक्तियों का आगमन के कारण भारत में सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। ठीक ना, भारत में जब ये आया अंग्रेज, तो उसके बाद सिक्कों का प्रचलन क्या हो गया, बढ़ गया। सिक्कों का प्रचलन जो है उसके बाद क्या हुआ, सिक्कों का प्रचलन से व्यापार में सहूलियत होने लगा। सातवाहन एवं गुप्तकालीन सिक्कों पर कुछ लिखा रहता था। जब सातवाहन वंश का बात किया जाए तो सातवाहन वंश में ध्यान रखिएगा, बोलेगा किस तरह का सिक्का चलता था, तो सीसा का सिक्का चलता था। किसका सिक्का चलता था, सीसा का सिक्का जो है हमारा सातवाहन में।
सीसा का सिक्का, ठीक है, सीसा का सिक्का। गुप्त काल में सर्वाधिक जो है हमारा अशुद्ध सोना, ठीक ना, अशुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया था। तो साथ में इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। सिक्कों पर कुछ लिखा रहता था, शहर व्यापार का केंद्र बिंदु होता था, यानी जो शहर है उसके आसपास का वहीं पे व्यापार होता था और वही व्यापार का केंद्र होता था। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जल मार्ग तथा स्थल मार्ग से आसानी से क्या होता था, सामान लेकर जाता और आता था, ठीक ना। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण नगर था उस समय का, ठीक ना। जल मार्ग और स्थल मार्ग से यातायात की सुविधाएं, शहर की किलेबंदी थी। तक्षशिला जाने का रास्ता बर्मा और श्रीलंका का प्रमुख बंदरगाह था। तो पूछेगा बर्मा और श्रीलंका क्या था उस समय में, प्राचीन काल में, तो बंदरगाह था। यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए उत्तम व्यवस्था, आसपास के किसानों अपने उत्पादन यहाँ पे बेचते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक प्रशासनिक केंद्र बना रहा। यहीं से पूरा हमारा जो वहाँ का क्षेत्र होता था उसका देखभाल तथा वहाँ का क्या कैसे होगा उसको किया जाता था, ठीक है। सारा प्रशासनिक इकाई वहीं से चला करता था। अब देखिए यहाँ पे कई संस्कृतियों का भी विकसित हुई। राजा रानी धनी व्यापारी शिल्पकार दान देते थे। यहाँ रथ बनाने वाला लोहार, बढ़ई, अस्त्र शस्त्र बनाने वाला सभी प्रकार का निवास करता था, जिसके कारण यहाँ का जो है आपका क्षेत्र बहुत फल फूल रहा था। क्यों? क्योंकि सारा कुछ जो है आपको जब एक जगह मिल जाएगा तो सभी मिलजुल कर जब एक साथ करेंगे तो आपके साथ साथ आपका राज्य और आपके जो क्षेत्र होते थे जहाँ पे आप निवास करते हैं वो भी क्या होता है, बहुत आगे तेजी से तरक्की करता है ना। तो हमारा जो मगध है उस समय बहुत अच्छे से फल फूल रहा था और शिल्प कला का विकास उस समय काफ़ी हुआ और मिट्टी के तरह तरह के नक्काशी वाले बर्तन भी बनते थे। मिलजुल कर शिल्पकार और व्यापारी वर्ग काम करते थे, सभी एक दूसरे का सहयोग करते थे। इनको अपने संघ में थे और जैसी श्रेणी कहा जाता था, तो अपना जो एक संघ बनाता था उसको श्रेणी कहा जाता था। प्रशिक्षण देता था, परीक्षण करता था, कच्चा माल का क्या कैसा किया जाए, मंगाने का तैयार, उसके बाद जो है कच्चा माल मंगाने और तैयार माल बेचने का कार्य करते थे, उसका प्रशिक्षण देता था, साथ में परीक्षण भी करता था कि कैसा होता है। श्रेणियाँ जो है वही बैंक का भी काम करता था और धार्मिक संस्थाओं में दान भी देती थी। अब दूसरे शताब्दी का बात करें, दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी के अंत तक के काल में संगम काल कहा जाता है। तो पूछेगा संगम काल किसको कहते हैं, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी के अंत तक, यानी कि 400 साल तक संगम काल कहता है। इस काल में दक्षिण भारत में व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र काफ़ी प्रगति हुआ, ठीक ना। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से देख रहे हैं धीरे धीरे। इस कारण से बंदरगाह शहर से भी क्या होता था, जुड़े होते और काफ़ी मात्रा में अनाज, मांस, मछलियाँ, मसाले का व्यापार होता था। पोहार बंदरगाह के पास रहने वाले लोग काफ़ी धनी हो गए थे। जो पोहार बंदरगाह के पास रहते थे वो काफ़ी क्या हो गए थे, धनी हो गए थे। समय यमन व्यापारी जो है तटीय क्षेत्र में तोंदी भुजारी पोहार में अधिक ठहरते थे और शराब, सोना और दीपक लाते थे और यहाँ से क्या करते थे, अनाज और मसाला को ले जाते थे, है ना। अनाज और मसाले यहाँ से ले जाते थे। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बोला, अनाज और मसाले ले जाते थे। उस समय बर्तन के जो अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि वो बर्तन किसी मिट्टी के अंदर में दब गया या किसी भी कारण से हमको जब बाद में मिला तो उसमें ग्रेफाइट
के चिन्हों वाले लाल और काली मिट्टी के बर्तन सुराही भी मिले थे। लोग का सामाजिक जीवन पे कई भागों में बांटा था। ब्राह्मण पूजा पाठ, क्षत्रिय क्या करता था, धर्म की रक्षा शासन करना, और वैश्य क्या करता था, व्यापार करता था, तथा उत्पादन शूद्र शूद्र जो है वो क्या करता था, सेवक के रूप में था, शिल्पकार और व्यापारी के रूप में काम करता था। तो ये हमारा हो गया कर्म के आधार पर यहाँ पे विभाजन। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा रहा है कि भारतीय शहर, बोला भारतीय शहर ईंट लकड़ी के बने होते थे, सड़कें क्या होती थी, चौड़ी और संकरी, लेकिन शहर का पानी निकलने का उचित व्यवस्था नहीं था। सामान्य लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। तो ये आपका यहाँ पे अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अध्याय के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया होता है, उसको हम लोग देखेंगे, साथ में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, छोटे एवं स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था। देखिए जो छोटा किसान होता था साथ में स्वतंत्र किसान होता था उसको गृहपति कहते थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था। जो संपन्न किसान होता था उसको बेल्लार कहते थे, और जो संपन्न किसान नहीं होता था उसको उनवार कहते थे, है ना। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने किया। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। संगमकालीन, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको किया था। बाद में जो है इसको जो है यहाँ पे ये जो निर्माण हुआ इसको देख रेख तथा उसको जो है बाद में पुनर्निर्माण भी किया गया था। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं था। तो देखिए पोहार भी था, टोंडी भी था, और यहाँ पे बोला संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं था। तो यहाँ पे पोहार जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये सब जो था ना ये था, लेकिन ये नहीं था यहाँ पे। ठीक ना, इसके बाद देखते हैं। आइए इसमें बोलता है पांचवा क्वेश्चन, आइए चर्चा करें। ठीक है, बोल रहा है प्रश्न में लगभग 2500 साल पहले आंतरिक व्यापार में कौन कौन सी कठिनाई आती होगी, इसके बारे में चर्चा करना है। देखिए लगभग 2500 साल पहले लोग व्यापार वस्तुओं की अदला बदली करके करते थे, अर्थात वस्तु को विनिमय प्रणाली से क्या करते थे, गायों का लेन देन से करते थे, जिससे क्या होता था कि लोगों को कठिनाई होती थी। तब धीरे धीरे सिक्के का प्रचलन हुआ और सिक्के को प्रचलन में सब व्यापार क्या हो गया, आसान हो गया, और सड़क और बंदरगाह आगमन की सुविधा भी तभी कम थी। तो ये सब कठिनाई होती थी व्यापार करने में उस समय में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन 6 कहता है आपके गांव में आज खेती कैसे की जाती है, प्रयुक्त होने वाले 5 औजारों का। हम जानते हैं कुदाल, खुरपी, हसुआ, फाल, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है खेती के लिए, है ना। तो इसी को हम लोग को पूछा जा रहा है कि ये कैसे होता है। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, आज सिंचाई की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तुलना करें प्राचीन काल में और आज में कौन सी पद्धति नहीं अपनाई जाती है। देखिए होता क्या था कि पहले के समय में, ठीक है, पहले के समय में कुआं, रेहत, तालाब ये सभी की चर्चाएं की जाती थी, है ना। तो नहरों से सिंचाई भी की जाती थी। अब देखिए नहरों की व्यवस्था तो आपको आज भी मिल जाएगा, है ना, लेकिन आज बिजली के आविष्कार से ट्यूबवेल का निर्माण हो गया है। जमीन के अंदर ट्यूबवेल द्वारा पानी आसानी से प्राप्त क्या करता है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जो पहले नहीं था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। बोलता आप अगर शिल्पकार के काम करते हुए देखते हैं तो उसके बारे में लिखे और कौन सा। अगर आप शिल्पकार को काम करते हुए देख रहे हैं तो उसके बारे में बोल रहा है बताने के लिए तथा उसका 5 औजार का नाम बोल रहा है लिखने के लिए। शिल्पकार क्या होता है, देखिए मेहनती होता है, एकाग्रता से काम करेगा। अगर एक साथ एक जगह पे उसका ध्यान नहीं रहेगा तो काम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। रथ, कुदाल, आपका जो है मिट्टी का सुराही, लकड़ी या फर्नीचर, ये सब क्या होता है, साला शिल्पकार द्वारा ही बनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है पाटलिपुत्र के लोग कौन कौन से कार्यों करते थे, गांव के लोगों के द्वारा व्यवसाय किस प्रकार भिन्न होता था, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए पाटलिपुत्र के लोग व्यापार करते थे, शिक्षा का केंद्र होता था, लोहार, बढ़ई, रथकार, अस्त्र शस्त्र बनने वाले रहते थे, पक्के मकानों में रहते थे, लेकिन गांव में लोग कच्चे मकानों में रहते थे, खेती का काम करते थे, पशुपालन करते थे और उत्पादन के शहर में लाकर उसको बेच देते थे। तो शहर उसका मुख्य व्यापार का क्या होता था, केंद्र होता था। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आप भारत के रोम को निर्यात एवं आयात में होने वाली 3 वस्तु की सूची बताइए। देखिए भारत से रोम जाने वाली वस्तु मसाला, काली मिर्च और जो है समुद्री और पहाड़ियों से दुर्लभ वस्तु के आयात क्या क्या होता था, देखिए शराब, दीपक और सोना। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि वर्ग परिचर्या करने के लिए, वर्ग में बच्चे के द्वारा परिचर्चा करने के लिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, साथ में ही देख लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है क्या राजा सिंचाई की व्यवस्था करके अधिक राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी था। हाँ, राजा सिंचाई की व्यवस्था करके अधिक राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी था। ऐसा इसलिए कि यदि राजा को अधिक राजस्व मिलेगा तो प्राप्त धन दूसरे क्षेत्रों में प्रजा की भी क्या हो जाएगी, भलाई और विकास करेगा, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी में दिया हुआ है गांव के लोग का जीवन कैसा था। तो गांव का लोग का जीवन क्या होता था, धन की कमी होती थी, किसान और मजदूर वर्ग ज्यादा रहते थे, आज भी रहते हैं। किसान को अपने उत्पादन का चौथा या छठा हिस्सा 1/4 या 1/6 हिस्सा देना पड़ता था, किसके, टैक्स के रूप में, है ना। तो इसको देख लेंगे। उसके बाद देखिएगा पाटलिपुत्र के लोग कौन कौन से व्यवसाय में जुड़े हुए थे, आप उसका सूची बनाइए। देखिए पाटलिपुत्र में लोग अस्त्र शस्त्र और जो है बनने वाले बढ़ई, शिल्पकार, सोनार, बुनकर आदि ये सब क्या करता था, एक साथ निवास करता था। तो यहाँ पे आपका जो है, आपका जो क्या होता है, खत्म हो रहा है आपका ये चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप जो है बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। अभी हम क्लास 6 का कवर कर रहे हैं, क्लास 6 का कवर हो जाएगा 2 से 3 दिन में। उसके बाद हम क्लास 7 और 8 तक का हम लोग करेंगे, ठीक है। हमें आशा है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस पे नए हैं तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।